अगर आपको पता हो कि हम क्या पढ़ रहे थे, तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 9 सेकंड ईयर का और चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। और इस चैप्टर के स्टार्ट में जो है वो दरअसल डीएनए टेक्नो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है, जिसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें है कि किस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है। ये जो चैप्टर है, अगर देखा जाए तो रिड्यूस कोर्स के मुताबिक इसमें से हमें क्या कुछ पढ़ना है, ज़्यादा कुछ पढ़ना है या कम पढ़ना है। तो चूँकि ये चैप्टर जो है वो है 9, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ 3 टॉपिक लिखे हुए हैं जो हमें पढ़ने हैं। उसमें से पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया जिसका नाम था जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी आरडीएनए टेक्नोलॉजी के रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनते हैं, ऐसे डीएनए जिनकी कॉम्बिनेशन को चेंज किया जाए। इसके अंदर दूसरा जो है वो है टिश्यू कल्चर, और तीसरा जो है वो है यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस, यानी बायोटेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जाएगा डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, यानी जीन थेरेपी। तो जीन जो है, अगर फॉल्टी जीन्स हों तो उन्हें हम नॉर्मल जीन से रिप्लेस कर देते हैं, और इस तरीके कार को हम कहते हैं जीन थेरेपी, यानी जीन का इलाज। इस जीन थेरेपी के सिलसिले में जो दरअसल हम पढ़ रहे थे इस चैप्टर में, वो टॉपिक क्या था? वो दरअसल टॉपिक था SCID के मुतालिक। एक जेनेटिक डिजीज़ है जिसका नाम है SCID। SCID से बनता है कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये बिल्कुल ऐसी ही डिजीज़ है जैसे कि एड्स में होती है, लेकिन एड्स और इसमें सिर्फ एक छोटा सा फ़र्क है कि एड एक वायरल डिजीज़ है जबकि ये एक जेनेटिक डिजीज़ है। तो जेनेटिक डिजीज़ उन डिजीज़ को कहते हैं जो जीन के फॉल्टी होने की वजह से टेक प्लेस होती हैं। इस चैप्टर में जो हम 9 है, इसमें से शायद आपको पता हो कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसमें से इस चैप्टर में से 10% क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ एक इस चैप्टर से, जस्ट वन चैप्टर। इसका मतलब ये है कि शायद आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो कि कितना अहम चैप्टर है, इसलिए कि जो कुछ हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं, जेनेटिक्स जो है वो 30% है, और उस 30% में से ये जेनेटिक्स का यूज़ है कि हम जेनेटिक्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये यूज़ की बेसिस पर है कि हम इसको यूटिलाइज़ कैसे करेंगे इस टेक्नोलॉजी को। और इसके अंदर सिंपल सा जो एक हमारे बुक में दिया हुआ है, वो ये है कि दरअसल हम एक जीन रिप्लेस करते हैं और वो इंसुलिन का जीन है। इसके लिए हम प्लाज़मिड इस्तेमाल करते हैं। प्लाज़मिड एक सर्कुलर डीएनए होता है जो बैक्टीरिया में प्रेज़ेंट होता है। सबसे पहले इसको बाहर निकालते हैं आइसोलेशन टेक्निक के ज़रिए, जिसके 2 स्टेप होते हैं। पहले को हम फ्रैक्शनेशन कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। इसे फिर ब्रेक किया जाता है इस प्लाज़मिड को, और उसके लिए हम एक एंजाइम यूज़ करते हैं जिसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। ह्यूमन का जो जीन हमें इसमें रिप्लेस करना होता है, इसको भी हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ही ट्रीट करते हैं ताकि ये जीन जो है सेपरेट हो जाए। फिर इस ह्यूमन के इस जीन को, जो इंसुलिन का जीन है और ये प्लाज़मिड, इन दोनों को जॉइन किया जाता है एक एंजाइम के ज़रिए जिसका नाम है लाइगेस, और उसके बाद जो है इसको इस बैक्टीरिया में, यानी होस्ट बैक्टीरिया में इंसर्ट कर दिया जाता है। इसमें जो सेल वॉल होती है, इसके होल बहुत छोटे होते हैं, जबकि ये प्लाज़मिड बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसको कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट किया जाता है ताकि ये पोरस हो जाए, और फिर इसके अंदर प्लाज़मिड एंटर हो जाता है। फिर दरअसल कहते हैं इस प्लाज़मिड का जो भी फंक्शन है, वो तो ये परफ़ॉर्म करता ही है। इसके अलावा भी इसमें एक एडिशनल जीन आ गया है, और वो इंसुलिन का जीन है। इस तरीके से ये बैक्टीरिया जो है, वो जीन भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। दरअसल कहते हैं ये काम सिर्फ़ एक छोटी-सी डिश में हो जाता है, जिसको पेट्री डिश कहते हैं। तो पेट्री डिश होती है बाकायदा एक बड़ी इंडस्ट्री है, जिससे इंडस्ट्रियल पैमाने पर या लार्ज स्केल के ऊपर हम कोई भी हार्मोन, चाहे वो ग्रोथ का हार्मोन हो, चाहे वो डायबिटीज़ का हार्मोन हो, कोई भी हार्मोन हम इस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा डीएनए जो ये प्लाज़मिड है, जिसके जीन को चेंज किया गया है, इसी को हम आरडीएनए कहते हैं, यानी वो डीएनए जिसके कॉम्बिनेशन को चेंज किया जाए। रिकम्बाइन करने का मतलब होता है कि हम जीन एक जगह से निकालते हैं, यानी ह्यूमन का जीन, और रिकम्बाइन कर देते हैं उसको प्लास्मिड में, और इस वजह से हम इस रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं।
और बायोटेक्नोलॉजी जो है वो दरअसल कहते हैं जेनेटिक्स का यूज़ ही है, डिफरेंट तरीके से हम जेनेटिक्स को यूज़ करते हैं। तो इसमें जो दरअसल हम डिजीज़ है उसका नाम SCID है। SCID का मतलब होता है कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, कंबाइंड सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इस डिज़ीज़ को जो है वो हम किस तरह से ट्रीट करेंगे? तो दरअसल कहते हैं जो फॉल्टी जीन है जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ होती है, हम उसको रिमूव कर देते हैं एक नॉर्मल जीन से। फॉल्टी जीन को हम नॉर्मल जीन से रिप्लेस कर देते हैं और इसी रिप्लेसमेंट थेरेपी का नाम जीन थेरेपी है। चूँकि हम इसमें रिप्लेसमेंट जो है वो जीन की करते हैं, इसलिए हम इसको जीन थेरेपी कहते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होता है कि हम एक की किडनी जो है वो निकाल कर दूसरे में फिट कर देते हैं। यहाँ पर भी कुछ हम ऐसा ही कर रहे होते हैं कि एक के जीन निकाल कर हम दूसरे में फिट कर लेते हैं। और इसी तरीके से जीन्स की जो है वो बहुत सारी कॉपीज़ बनाई जा सकती हैं। अगर हमारे पास कोई नॉर्मल जीन है, तो उसकी हम बहुत सारी कॉपीज़ बना सकते हैं। और ये जो कॉपीज़ है, ये बनाने को हम क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग में भी आइडेंटिकल सेल्स बनाए जाते हैं। अगर क्लोनिंग है, वो 3 तरह से होती है। आइडेंटिकल जीन्स बनाए जाते हैं, जिनको हम क्लोन जीन कहते हैं। आइडेंटिकल सेल बनाए जाते हैं, जिनको हम क्लोन सेल कहते हैं। या फिर पूरा के पूरा ऑर्गेनिज़्म बनाया जाता है, जिसको हम क्लोन ऑर्गेनिज़्म कहते हैं। और क्लोन ऑर्गेनिज्म की जो है वो हमारी बुक में एक एग्जाम्पल दी गई है और वो है क्लोनिंग के लिए एक शीप की, और उस शीप का नाम है डॉली। तो एग्जाम में अगर ये पूछा जाए कि डॉली इज़ अ नेम ऑफ शीप, तो ये आंसर रॉन्ग होता है। और ये रॉन्ग इसलिए होता है कि एक्चुअली वो शीप नहीं है, बल्कि शीप के बेबी है, बेबी शीप। और बेबी शीप को हम लैम कहते हैं, लैम। अगर ये कहा जाए कि ये शीप थी तो वो शीप नहीं थी। इस तरीके से देखें, ये है उसकी मदर, डॉली की मदर, और ये है डॉली। इसकी तस्वीर जो है ये हमारी बुक में बनी हुई है और ये मैंने बुक से ही तस्वीर ली है। लेकिन दरअसल कहते हैं क्या ये डॉली अपनी मदर जैसी है? जैसे क्लास 5 का एक स्टूडेंट था, मैंने उससे कोई ये तस्वीर दिखाई, उससे पूछा कि तुम्हें इन दोनों में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? और मैंने उसे बताया कि देखिए ये डॉली की मदर है और ये डॉली है। तो मैंने उस 5 क्लास के बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें ये दोनों सेम नज़र आ रहे हैं? उसने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों? क्या फ़र्क है इसमें? कहने लगा अगर ये दोनों सेम होते तो इसका भी मुँह अपनी माँ की तरह काला होता। जैसे इसका ये मुँह काला है, इसका मुँह काला नहीं है। तो ये क्लास 5 का जो बच्चा है, कहने का मतलब ये है कि उसमें भी इतनी सेंस होती है कि वो चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई कर ले कि वो अपनी मदर जैसी तो नहीं थी। इसलिए कि अगर उसे अपनी मदर जैसा ही बनाना होता, तो इसके लिए तो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस की जा सकती थी इसकी बेबीज़, और बेबीज़ इसकी रिप्रोड्यूस होती ही हैं। यानी जब इसमें रिप्रोडक्शन होती है, तो ये यंग वन यानी बेबीज़ प्रोड्यूस करती हैं, जिनको लैम्प कहते हैं। लेकिन वो लैम्प उसकी मदर जैसी हैं। लेकिन हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसकी मदर जैसी नहीं देखना चाहते थे। हम चेंज करना चाहते थे। ये एक्सपेरिमेंट जो है स्कॉटलैंड में किया गया था, स्कॉटलैंड यानी इंग्लैंड में। लेकिन जो जीन था वो दरअसल इसकी मदर का जीन नहीं था, वो ऑस्ट्रेलियन शीप से एक जीन लिया गया था। तो दरअसल हम ऑस्ट्रेलियन शीप की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इस स्कॉटिश शीप में देखना चाहते थे। मतलब साइंटिस्ट का जो मेन मकसद था वो यही था। इस तरीके से जो ऑस्ट्रेलियन, अगर आपने बैल भी देखे होंगे तो वो काफ़ी लंबे साइज़ के होते हैं, और इस तरीके से उसमें अगर आप देखें गोश्त और चर्बी का रेशियो भी बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरीके से इन शीप में भी ऐसी है कि जो ऑस्ट्रेलियन शीप होती हैं वो दरअसल ज़्यादा लंबी साइज़ की होती हैं, और इसी तरीके से उसके अंदर जो बाल होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, यानी बाल का मतलब होता है वूल। इस तरीके से उसमें फैट भी ज़्यादा होती है, उसमें वूल भी ज़्यादा होता है, उसमें मीट भी ज़्यादा होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम पैदा करना चाह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की शीप की स्कॉटलैंड की शीप। तो इसके लिए हमने जीन को चेंज किया, और इसी वजह से ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही एक तरीका था, जो आजकल जो है वो बहुत सारी चीज़ों में राइज़ हो चुका है। तो इसके अंदर जो है वो दरअसल हम क्या मेथड इस्तेमाल करते हैं जीन थेरेपी के लिए। तो SCID एक डिज़ीज़ है जिसको हम ट्रीट करेंगे जीन से। तो ये कहलाती है जीन थेरेपी ऑफ SCID। असल में जो जीन थेरेपी हैं वो 3 किस्म की होती हैं। यूजुअली हम जीन थेरेपी 3 किस्म की करते हैं। या तो दरअसल हम सोमेटिक सेल थेरेपी करते हैं,
यानी हम सोमैटिक सेल्स को या बॉडी के सेल्स को चेंज करते हैं। सोमा का मतलब होता है बॉडी, अगर हम बॉडी सेल में कोई चेंज लेकर आएँ, तो हम इसे कहते हैं सोमैटिक सेल थेरेपी। या फिर दरअसल होती है जर्म सेल थेरेपी। जर्म्स का मतलब जरासीम नहीं है, जर्म से मुराद है कि दरअसल जर्मिनेटिंग सेल्स, यानी जिन्हें हम सेक्स सेल्स कहते हैं या गेमीट्स कहते हैं। तो जो मेल गेमीट है उसका नाम स्पर्म और जो फीमेल गेमीट है उसका नाम ओवम है। अगर हम कोई चेंज जो है वो स्पर्म यानी ह्यूमन के सेक्स सेल्स में लाना चाह रहे हैं या ह्यूमन के गेमीट में लाना चाह रहे हैं, तो इस चेंज को जो है वो हम कहते हैं जर्म सेल थेरेपी। अगर हम गेमीट में यानी ओवम के जीन्स चेंज करें या स्पर्म्स के जीन चेंज करें, तो इसे हम जर्म सेल थेरेपी कहते हैं। तीसरी जो होती है वो एम्ब्रियोनिक सेल थेरेपी। एम्ब्रियोनिक सेल्स का मतलब होता है कि वो सेल्स जो एम्ब्रियो के सेल्स हैं। एम्ब्रियो जो होता है जब वो डेवलप हो रहा होता है विद इन द मदर बॉडी, इसके अंदर भी हम चेंज प्रोड्यूस कर लेते हैं और इस चेंज को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक सेल थेरेपी। तो जो एम्ब्रियो जो होता है ह्यूमन में, आपको ये भी पता होगा कि ह्यूमन में एम्ब्रियो जो होता है विद इन द मदर बॉडी होता है, कि वो वहाँ पर डेवलप होता है। जैसे कि इस तस्वीर में दिखाया गया है कि ये एक एम्ब्रियो है जो डेवलप हो रहा है। इस तरीके से इस एम्ब्रियो को जो विद इन द मदर बॉडी होता है, इसके जीन्स को हम चेंज कर लेते हैं। जीन्स यानी ये डीएनए को हम चेंज कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर जो फॉल्टी जीन्स होते हैं वो निकाल कर उसको हेल्दी जीन या नॉर्मल जीन से रिप्लेस कर लेते हैं। तो अगर ये काम जीन चेंज करने का किसी एम्ब्रियो पे किया जाए, तो इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सेल थेरेपी। जैसे कि देखिए यहाँ पे इस तस्वीर में भी दिखाया गया है कि बेबी बिफोर बर्थ, ये बेबी जब पैदा नहीं हुआ है तो ये मदर बॉडी के अंदर मौजूद है। सबसे पहले हमें इसे फॉल्टी जीन देखना पड़ेगा कि इसके अंदर फॉल्टी जीन कौन-सा है। तो सबसे पहले ऐसा है कि शायद आपको पता हो कि जो एम्ब्रियो होता है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग। इस कवरिंग को हम एमनियन कहते हैं, एमनियन। ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसके अंदर फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। अगर इसी फ्लूइड को लिया जाए तो ये फ्लूइड कहाँ पर होता है? चूँकि ये एम्ब्रियो का फ्लूइड है, इसलिए इसमें एम्ब्रियो का डीएनए मौजूद होगा। फिर उसके बाद उस डीएनए को देखा जाता है कि जो नॉर्मल डीएनए है, यानी जिसमें तमाम जीन नॉर्मल्स हैं, और इस तरीके से इसमें जीन्स को देखा जाता है कि इसके कौन-कौन से जीन्स हैं वो फॉल्टी हैं। तो इस तरीके से अगर इसमें कोई पहले से डिज़ीज़ जीन है, तो हमें पता चल जाएगा। जैसे वो जीन जो होता है वो कलर ब्लाइंडनेस का भी हो सकता है, वो सिकल सेल एनीमिया का भी हो सकता है, वो थैलेसीमिया का भी हो सकता है। जो भी जीन फॉल्टी है, उसे हम चेंज कर देते हैं एक न्यू जीन से। किसमें? एम्ब्रियो में। तो इसको हम एम्ब्रियो सेल थेरेपी कहते हैं। एम्ब्रियो सेल थेरेपी जो है, इसका एक दूसरा नाम एमनियोसेंटेसिस भी है, एमनियोसेंटेसिस। ये नाम है जो दरअसल फीटस पे किया जाता है, फीटस। फीटस किसे कहते हैं? जो ह्यूमन एम्ब्रियो होता है, जब वो विद इन द मदर बॉडी होता है, जब उसके अंदर ह्यूमन के फिगर आ जाते हैं, यानी ह्यूमन जैसे हाथ, पाँव, कान उसके बन जाते हैं, तो हम इसको फीटस कहते हैं। जब वो दरअसल ह्यूमन की तरह हाथ, पाँव और कान नहीं होते, तो उस वक़्त तक हम उसको एम्ब्रियो कहते हैं। सबसे पहले डायग्नोसिस की जाती है कि भई उसके अंदर कोई डिज़ीज़ का जीन है या नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं? हम एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड वही होता है जो एम्ब्रियो का फ्लूइड होता है। यानी एम्ब्रियो के अराउंड जो एक मेम्ब्रेन होती है उसको एमनियन कहते हैं, और एमनियन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। तो अगर हमने देखना हो कि इस एमनियोटिक फ्लूइड में कोई चीज़ है, तो फिर हमें मालूम हो जाती है। तो यहाँ पर दरअसल कहते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड को सबसे पहले ड्रॉ किया जाता है। पहले ये प्रोसेस है कि हम पहले इसको निकालते हैं, फिर इसके अंदर इसे चेक करते हैं कि आया कि इसके अंदर कोई फॉल्टी जीन मौजूद है या किसी भी डिज़ीज़ का। तो दरअसल ये एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो एक मेम्ब्रेन का होता है, इसको एमनियन कहते हैं। एमनियन एक सेक है जो एम्ब्रियो के अराउंड होता है। क्यों होता है? प्रोटेक्शन के लिए, ताकि फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड किया जा सके। ये वही काम है जो हार्ट का भी होता है। हार्ट के अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है, इसको पेरिकार्डियम कहते हैं, और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, इसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो हार्ट को शॉक से बचाता है। शॉक्स यानी झटकों से, ट्रॉमा से, जर्क से। इसी तरीके से ये भी एम्ब्रियो को जो है वो फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करता है, ड्राइनेस से प्रिवेंट करता है, और उसको जो है वो शॉक्स नहीं लगें, कोई झटके ना लगें,
उनसे महफूज रखता है। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं, फिर इसमें देखते हैं क्या कोई डिजीज़ तो नहीं है, जैसे डाउन सिंड्रोम की कोई डिजीज़ नहीं है। ये काम जो होता है निकालने का और इसमें जीन रिप्लेसमेंट का, ये 16 टू 18 वीक ऑफ गेस्टेशन पीरियड होता है। ये गेस्टेशन पीरियड प्रेगनेंसी पीरियड को कहते हैं। दरअसल मदर की बॉडी में बेबी को बनने के लिए 9 मंथ्स चाहिए होते हैं। अगर एक मंथ में 4 वीक होते हैं तो 9 मंथ में 36 वीक्स होते हैं। तो दरअसल बेबी की कंप्लीशन जो होती है वो 36 वीक्स में होती है, 36 वीक। और अगर इसके अंदर 16 का क्या मतलब होता है, एक मंथ में 4 होते हैं और दूसरे मंथ में 4 होते हैं, तो ये होते जाते हैं 8 वीक्स। इस तरीके से तीसरे में 4 और हो जाएंगे 12, और ये 4 और हो जाएंगे 16। तो 16 और 18 वीक के दरमियान में ये किया जाता है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस का मतलब होता है कि एम्ब्रियो के जो फॉल्टी जीन्स हैं उनको हम नॉर्मल या हेल्दी जीन से रिप्लेस कर देते हैं, और इस मेथड को हम एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है एम्ब्रियो सेल थेरेपी। तो इसके अंदर सबसे पहला स्टेप होता है एमनियोटिक फ्लूइड को ड्रॉ किया जाता है, विड्रॉल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। इसके लिए दरअसल एक ऐसी सिरिंज को इस्तेमाल किया जाता है, इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, इसको हाइपोडर्मल सिरिंज कहते हैं। हाइपोडर्मल इसलिए कहते हैं कि जो स्किन की ऊपर की लेयर होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं, स्किन की जो लोअर लेयर होती है उसको डर्मिस कहते हैं। हाइपोडर्मिस का मतलब है बिलो द स्किन, ये स्किन के अंदर तक चली जाती है। इसलिए कि दरअसल ये मदर है, उसकी स्किन है, उसके अंदर इसको यूट्रस तक जाना है, तो ये हाइपोडर्मल सिरिंज। ऐसी दरअसल अगर कभी आपने किसी हॉर्स वगैरह को इंजेक्शन लगाते हुए देखा हो, उसमें ये बड़े साइज की सिरिंज होती है, दूर से खड़े होकर इंजेक्शन लगा देते हैं उसको, तो ये कहलाती है हाइपोडर्मल सिरिंज। अगर कोई इस सिरिंज को देखे तो वैसे ही डर जाएगा, ओ इतनी बड़ी सुई भाई ये क्या होगा। तो इससे जो है सबसे पहले फ्लूइड को ड्रॉ किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड को, और फिर इसके केमिकल्स को यानी डीएनए को चेक किया जाता है, और फिर इसकी एनालिसिस की जाती है, देखा जाता है कि इसमें कोई डिजीज यानी कोई एबनॉर्मेलिटीज तो मौजूद नहीं है, कोई जीन्स वगैरह जो है वो फॉल्टी तो नहीं है, तो उनको जो है फिर दरअसल हम चेंज कर लेते हैं, और इसी तरीके से इसको हम कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। तो ये है जीन थेरेपी किसकी, एम्ब्रियो की, जिसको कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। तो इसके अंदर जो याद रखने की बातें हैं वो ये है कि एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड विड्रॉल होती है, ये पहला स्टेप है, एमनियोटिक फ्लूइड को विड्रॉ करते हैं। फिर ये जो फ्लूइड होता है उसको चेक किया जाता है, इनकी एनालिसिस की जाती है, और दरअसल ये जिस पीरियड में होता है वो आपको याद होना चाहिए कि 16 टू 18 वीक। सही है या नहीं। तो इस तरीके से इसका मतलब होता है 4 मंथ्स, 4 4 जा 16 होता है, या फिर 18 यानी 4.5 मंथ में ही किया जाता है, और ये वही पीरियड है जब इसको हम फीटस कहते हैं। फीटस का मतलब होता है जब उसमें ह्यूमन की तरह की फिगर्स आ जाती हैं, उससे पहले तक ये एम्ब्रियो कहलाता है। तो ये अगर किसी एम्ब्रियो को, ये जो डायग्राम है ये देखिए हमारी बुक में है, और ये जो बुक की डायग्राम है इसमें दिखाया गया है, देखिए एक सिरिंज है जिससे हाइपोडर्मल सिरिंज, जिससे एमनियन जो मेम्ब्रेन है जो एम्ब्रियो के अराउंड है, इसके अंदर दरअसल ये कनेक्शन है मदर और फीटस के दरमियान, इसको प्लेसेंटा कहते हैं। सबसे पहले इसमें से हम ड्रॉ करते हैं, ये देखिए यहाँ एक अल्ट्रासाउंड दिखाया गया है, अल्ट्रासाउंड का इमेज है जिसमें हम एम्ब्रियो को देखते हैं और एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ है उसकी पोजीशन को देखते हैं। फिर क्या किया जाता है, फिर एनालाइज करने के बाद जीन्स को चेंज किया जाता है। इसके अंदर जिस डिजीज के मुतालिक जिक्र किया गया है वो है डाउन सिंड्रोम, और ये जो डाउन सिंड्रोम है हो सकता है आपने ये पढ़ी हो। टी शेयर डिजीज है, ये तो फर्स्ट ईयर की बुक में लिखी हुई थी, और ये थी चैप्टर नंबर 4, बॉटनी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर का। उसमें लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स हैं कि लाइसोसोम्स के कुछ डिसऑर्डर होते हैं जिसमें टी शेयर्स है, और यहाँ पे डाउन सिंड्रोम जो है ये तो सेकेंड ईयर में है, और ये चैप्टर जिसमें ये मौजूद है वो है चैप्टर 7, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम।
ये डाउन सिंड्रोम क्या होता है, यहाँ पर तो ये कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर इसे हमें पढ़ना हो तो इसके लिए ज़रूरी है हमें कौन सा चैप्टर, चैप्टर 7 पढ़ें जिसमें माइटोसिस और मियोसिस है। ट्राइसोमी 21, करेक्ट, इसे ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं, सही। तो अगर हम जाएं इसके ऊपर कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, तो इसकी भी मैंने तस्वीरें रखी हुई हैं ताकि स्टूडेंट को दिखाई जा सकें, उनकी सेहत में ज़्यादा इजाफा हो जाए अगर वो ये सारा कुछ देखते हैं। इसको मेंगोलिज्म भी कहते हैं। अगर आप इनकी रीजन भी बता दें कि वाई दिस इज नोन एज मेंगोलिज्म या वाई दिस इज नोन एज ट्राइसोमी 21। तो दरअसल कहते हैं 21st, एक स्टूडेंट ने बताया कि चूंकि ये 21st सेंचुरी चल रही है, इस वजह से हम इसे 21st कहते हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं वो दरअसल आपने देखी नहीं होंगी, ऐसे बच्चे जिनमें डिजीज़ होती है। ये कौन से चैप्टर में है? ये दरअसल इसका रेफरेंस है हमारी बुक, टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 178 पर, चैप्टर 7 बॉटनी में ये डिजीज़ बताई गई है। क्रोमोसोम प्रेजेंट ऑन पोजीशन 21, क्रोमोसोम और थर्ड trisomy 21 because third chromosome present on position 21. ओके, बड़ी मुश्किल आपने बात की है, वैसे मुश्किल तरीके से आसान चीज़ को, ठीक है तो सही। वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम नंबर 21 होता है। इतनी सी बात करनी चाहिए थी कि जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है वो 21 होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जो रीजन पूछा जाता है, व्हाई 21 इज गेट एक्स्ट्रा। तो इससे जो है मंगोलिज्म इसलिए कहते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जब बच्चे होते हैं उनकी शक्लें मंगोल्स की तरह हो जाती हैं। व्हाट आर मंगोल्स? मंगोल जो है वो दरअसल चाइना के करीब एक छोटा सा इलाका है जिसको मंगोलिया कहते हैं, जहाँ की जो मशहूर शख्सियात थे, जहाँ की जो मशहूर शख्सियात थी वो हलाकू खान एंड चंगेज़ खान हैं। तो हलाकू खान और चंगेज़ खान का जिस इलाके से ताल्लुक है उसका नाम मंगोलिया है। वहाँ के लोगों को मंगोल्स कहते हैं। तो मंगोल्स की आंखें छोटी होती हैं, इतने मंगोल होते हैं तो इसमें भी दरअसल आंखें छोटी होती हैं, इसलिए कहते हैं कि इनको मंगोल्स के फीचर्स आते हैं, राइट। तो यहाँ पर दरअसल कहते हैं, ये देखिए एक बेबी है, इसकी शक्ल, और ये दरअसल उससे भी छोटा बॉय है, उससे भी उसकी शक्ल, ये छोटे बॉय हैं, ये बड़ा हो गया है वो, और फिर दरअसल कहते हैं ये छोटी गर्ल है। तो ये दरअसल वो डिजीज़ है जो सिर्फ बॉयज़ और सिर्फ गर्ल्स नहीं बल्कि दोनों में होती है, यानी ये लड़कों में भी होती है और ये लड़कियों में भी होती है, राइट। और दरअसल कहते हैं डाउन सिंड्रोम्स का दूसरा नाम मंगोलिज्म भी है, इसलिए कि मंगोल के फीचर आ जाते हैं। मंगोल जैसे चाइनीज़ होते हैं, चाइनीज़ होते हैं ना, उनकी आंखें जैसे हमारी आंखें होती हैं, यहाँ से किनारे से ये नज़र आती हैं, इनमें हमेशा फोल्ड होते हैं, कभी नज़र नहीं आती चाइनीज़ की आंखें। एक कंडीशन है जो चाइल्ड में होती है जिसमें एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 आ जाती है, यानी इसके अंदर 21 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। वैसे क्रोमोसोम जो होते हैं वो 46 होते हैं, तो इसमें 46 के साथ +1 यानी एक और एडिशनल क्रोमोसोम यानी 47 क्रोमोसोम होते हैं जिनको डाउन सिंड्रोम होता है। जिसका आपने कॉज बताया, मैं 21 की बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये था कि वाई 21 गेट एक्स्ट्रा, इसमें 21 जो है वो क्यों हो जाता है एक्स्ट्रा। तो दरअसल कहते हैं कि इनमें जो बच्चे होते हैं उसमें फिजिकल और मेंटल जो डेवलपमेंट होती है वो डिले हो जाती है, बहुत सारी उनके अंदर डिसेबिलिटीज़ डेवलप होती हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आने की वजह से। ये मियोटिक एरर है, सही, जिसको नॉन डिसजंक्शन कहते हैं, सही। इसके अंदर दरअसल कहते हैं कि लेट एजेस में अगर प्रेगनेंसी होती है, यानी मदर जो होती हैं वो लेट एजेस में होती हैं, उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये भी सही है। लेकिन मेरी सवाल का जवाब तो आया ही नहीं है, वाई 21 क्रोमोसोम गेट एक्स्ट्रा। मियोटिक एरर की वजह से, यस, वो तो बाकी भी हैं, एक्स्ट्रा हो जाते हैं, एडिशनल हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, सही, मियोटिक एरर की वजह से, सही। लेकिन नंबर 21 की बात की जा रही है, वाई 21।
नहीं, दिस इज़ नॉट करेक्ट। आपका आंसर जो है वो सही नहीं है। आप मतलब गेस कर रहे हैं, इसलिए आपको नहीं पता। मैं बता देता हूँ क्यों। इसलिए कि दिस इज द स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन का सबसे छोटा क्रोमोसोम 21st है। इंसानों में सबसे छोटा क्रोमोसोम 21st होता है। कैसे? तो हम तस्वीर देखते हैं। सिमेट्रिक है ये तो, बात नहीं की जा रही कि क्या है। आपको मैं दिखाना चाह रहा था हमारे बॉडी के क्रोमोसोम कि क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं और क्या होता है उसमें। तो ये है वो तस्वीर जिसमें ह्यूमन के क्रोमोसोम दिखाए गए हैं। अगर देखें यहाँ पे, देखें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, ये दरअसल पेयर्स होते हैं, पेयर्स। 46 क्रोमोसोम के 23 पेयर्स, 46 क्रोमोसोम्स के 23 पेयर्स। ट्रांसलोकेशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, जो ये 21st है, दिस इज द स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम ऑफ आवर बॉडी। हमारे ह्यूमन की बॉडी का सबसे छोटा क्रोमोसोम है, इस वजह से इसके एक्स्ट्रा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये 21st क्रोमोसोम है, ये 22nd है, और ये लास्ट पेयर यानी 23rd। तो दरअसल कहते हैं कि ये एक्स वाई क्रोमोसोम्स हैं। इसमें अंदर हमने जो है, जैसा ये है ऐसा एक और भी होता है, इसलिए कि ये पेयर दिखाए गए, पेयर। तो इंसान का सबसे बड़ा क्रोमोसोम फर्स्ट है। नंबर जो है ये तरतीब के लिहाज से साइज है इनके, तफाक से। एक्स वाई अलग होंगे, यस, ये देखें एक्स वाई अलग ही हैं सर। यहाँ पे देखें ये एक्स और वाई ये अलग हैं। ये 22 को निकालकर ये 23वां पेयर है, 23rd पेयर। राइट या नहीं? तो यहाँ पर बात हो रही थी किस चीज की? एक्स्ट्रा होने की, कि एक्स्ट्रा 21st क्यों होता है? इसलिए कि ये सबसे छोटा क्रोमोसोम होता है ह्यूमन की बॉडी का। अब दरअसल हम एक और डिजीज जो हम पहले से पढ़ रहे थे उसको हम कंटिन्यू करते हैं कि वो कौन सी डिजीज थी। उस डिजीज का नाम था SCID। कौन सी ID? SCID। SCID जो है वो दरअसल एक डिफेक्ट है, इम्यूनिटी का डिफेक्ट। ये तो कुदरती साइज है। छोटा साइज क्यों है ये पूछ रहे हैं भाई? इसमें जीन्स, ये जीन्स है ना, जीन्स काम ज़्यादा होते हैं, तो हर एक में बराबर जीन्स नहीं होते, क्रोमोसोम्स में उसके DNA भी बराबर नहीं होते। तो सवाल हो रहा था किस चीज़ का? SCID के बारे में बात हो रही थी कि SCID क्या इलाज है। ये सोमेटिक सेल थेरेपी है। सोमेटिक सेल थेरेपी हम इसे इसलिए कहते हैं कि जो इसमें डिजीज़ है वो दरअसल सोमेटिक सेल की है। तो सोमेटिक सेल को हम चेंज करते हैं, जर्म सेल्स को चेंज नहीं करते। अगर हम जर्म सेल को चेंज करते हैं, यानी हम, अगर हम जर्म सेल यानी स्पर्म में कोई जीन चेंज करें या ओवम में कोई जीन चेंज करें, तो चूंकि वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं। जबकि ये जो डिज़ीज़ है जो हम ये क्योर कर रहे हैं इसको, या जीन थेरेपी कर रहे हैं, एक टेम्परेरी इलाज है। सोमेटिक सेल चूंकि चेंज करते हैं हम, तो इस वजह से सोमेटिक सेल चेंज हो जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में ये चेंज ट्रांसफ़र नहीं होती। इसलिए कि दरअसल कहते हैं कि वो जो डिफेक्टेड जीन्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये जो है दरअसल आइडिया, दरअसल इसका क्या है कि जीन थेरेपी जो है वो SCID की है, जिसे हम सिमेट्रिक सेल थेरेपी कहते हैं। इसलिए कि जो हम चेंज करेंगे वो सिमेट्रिक सेल से होगा। और वो सिमेट्रिक सेल कौन से सेल हैं? तो वो बोन मैरो के सेल हैं। बोन मैरो जिसे हम कहते हैं हड्डियों का गूदा। कि अगर आपने नली निहारी खाई हो, तो नली निहारी में जो नली होती है वो भी दरअसल बोन मैरो ही होता है। यहाँ पे है कि व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड द जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के लिहाज से आपको पता है ये जोलॉजी का चैप्टर है, और जोलॉजी में क्या होता है, जोलॉजी में खराबी ये है कि उसमें रीजन भी आता है।
रीज़न जो है वो हमें मालूम होना चाहिए कि भाई हम क्या करते हैं। असल में ऐसा है कि ये डीएनए है जिसमें अगर कोई फॉल्ट होता है, फॉल्टी डीएनए, तो हम इसको रिप्लेस करते हैं। ये डीएनए है, इसके अंदर फॉल्टी जीन मौजूद है। तो दरअसल कहते हैं इस जीन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा, और वो हमने पढ़ा ये था कि डीएनए को ब्रेक कर दिया जाता है। तो डीएनए को ब्रेक किया जाए तो इसके लिए हमें चाहिए होता है एक एंजाइम, और उस एंजाइम को हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जिससे हमने डीएनए को ब्रेक किया और इसी तरीके से फिर इसमें नॉर्मल जीन को प्लेस कर देते हैं। इस तरीके से नॉर्मल पीस प्लेस करने के लिए क्या करते हैं, लाइगेज एंजाइम यूज करते हैं ताकि इस डीएनए को दोबारा से ज्वाइन कर दिया जाए। तो ये है, दिस इज द आइडिया बिहाइंड द जीन थेरेपी। तो यहाँ पे दरअसल कहते हैं दूसरा सवाल है कि भाई दरअसल आइडिया तो ये है कि हम जीन थेरेपी में ये चीज़ कर रहे होते हैं। अब ये है कि वाई वायरस इज यूज्ड एज अ कैरियर फॉर द जीन, कि दरअसल इस बीमारी में हम वायरस को क्यों यूज कर रहे हैं कैरियर। असल में जीन जो है वो ले जाने के लिए हमें कैरियर की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे वायरस इस्तेमाल होता है एज अ कैरियर। इसका रीज़न ये है, इट हैज़ द सेम जीन ऑफ द डिजीज़, इसलिए कि ये वो वायरस है जिसमें वही जीन मौजूद है जो बीमारी का जीन है। यानी कौन सा वायरस, वो वायरस बैक्टीरियोफेज नहीं है, वो वायरस एड्स का वायरस है। और एड्स का जो वायरस है उसे हम कहते हैं रेट्रो वायरस। एड्स का जो वायरस है वो रेट्रो वायरस है। ये आपने पढ़ा होगा, जिसे हम कहते हैं HIV, यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस। या दरअसल ये है जो इम्यूनिटी सिस्टम को तबाह कर देते हैं, उनको हम इम्यूनो वायरसेस कहते हैं। तो ये जो आंसर है ये मोहम्मद दे रहे हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा। जो भी वैसे ये आंसर दे रहा है उसकी नॉलेज बहुत अच्छी है, उसको ये बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए। अगर नहीं आते तो अफसोस की बात है। यहाँ पे दरअसल कहते हैं कि आइडिया क्या है वायरसेस को इस्तेमाल करने का। थैंक यू कि आपने मेरी तारीफ की। इंशाल्लाह डॉ मेडिकल कॉलेज में, वाई नॉट, वाई नॉट, वाई नॉट, वाई नॉट। तलहा नज़ीर, बेनज़ीर हैं आप उनकी तरह। जी, तो बात हो रही थी कि हमें ये एक छोटा सा इससे जीन थेरेपी को पढ़ने के लिए थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ना पड़ेगा। सर 2 साल पहले पढ़ा था डीजे में। हैं? 2 साल पहले? यानी इसका मतलब है इस दफ़ा आप दोबारा दे रहे हैं क्या? गुड। वैसे बहरहाल वैसे ये भी एक मतलब गिफ्ट होता है, ये गिफ्ट है कि आपके पास नॉलेज इतनी अच्छी है। लेकिन ये है कि दरअसल कहते हैं ये तो मेमोरी के याद तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन याद रहता कितने लोगों को है, ये बात। तो बहुत से लोग जो होते हैं गिफ्टेड होते हैं, जैसे मेरे बारे में भी लोग ये कहते थे, मेरे जो क्लासमेट्स होते हैं वो ये कहते हैं कि यू आर गिफ्टेड विद अ गिफ्टेड मेमोरी, वी डोंट हैव इट। मैंने कहा कि भाई देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, वी कैन क्रिएट इट। ये दरअसल कहते हैं कि हमें जीन्स से पहले से मौजूद है, हम बिहेवियर की एक टाइप भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको उसको इन्हेंस करना पड़ता है, अदरवाइज वो यू विल लूज इट। ये गिफ्ट होता है, गिफ्ट को भी लोग लूज कर देते हैं। अब ये थोड़ा सा लाइफ साइकिल याद होनी चाहिए कि दरअसल ये लाइफ साइकिल किसकी है, बैक्टीरियोफेज की। आपको पता है कि जो फेज है वो अपने होस्ट पर अटैक करता है, सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले अपना डीएनए एंटर करता है उसमें। और अपना डीएनए एंटर करने के बाद क्या करता है, अपना डीएनए एंटर करने के बाद दरअसल वो होस्ट के डीएनए को ब्रेक कर देता है। ये देखिए यहाँ पे जो आपको येलो कलर का नजर आ रहा है, ये इसका होस्ट है, होस्ट यानी बैक्टीरियम। जो इसका होस्ट है वो बैक्टीरियम है जिसका नाम है इकोलाई। तो दरअसल कहते हैं कि ये इसके जीन्स को ब्रेक कर देता है कि इसने अपने जीन, इसके जीन इसने ब्रेक कर दिए और अपने जीन इसने प्लेस कर दिए। इसके जो जीन्स थे, इसका जो डीएनए था वो इसने ब्रेक किया और अपना जीन, अपने डीएनए को इसने प्लेस किया। और फिर दरअसल कहते हैं कि ये वही काम करवाता है, यानी अपना डीएनए बनवाता है, फिर अपनी प्रोटीन कोड बनवाता है। इस तरीके से ये सेट हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, इसमें वायरसेस तैयार हो जाते हैं और फिर ये होस्ट को ब्रेक करके निकल आते हैं। इस लाइफ साइकिल को लाइटेक लाइफ साइकिल कहते हैं।
और इसे लाइटिक इसलिए कहते हैं कि इसमें होस्ट की ब्रेक डाउन हो जाती है। ये आपको याद होना चाहिए कि 10 मिनट के बाद जो है वो ये डिसकनेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको रिकनेक्ट कर लेंगे ताकि हम आगे भी कुछ पढ़ सकें। तो यहाँ पे ये लाइफ साइकिल तो आपको याद होगी कि देखिए ये वायरस एंटर होता है किसके अंदर, होस्ट के अंदर, होस्ट के अंदर। और सबसे पहला काम ये करता है कि होस्ट के डीएनए को ब्रेक करता है, अपने डीएनए को प्लेस करता है। यहाँ पर देखें ये इस तस्वीर में भी ऐसा ही दिखाया गया कि देखिए ये वायरस है, इसमें एंटर हो रहा है, एंटर होने के बाद अपनी कॉपीज बना देता है बहुत सारी, अपनी कॉपीज रिलीज हो जाती हैं, ये होस्ट बेचारा ब्रेक हो जाता है और इस तरीके से वायरसेस फॉर्म हो जाती हैं। कहते हैं कि जो दरअसल SCID है उसके पीछे एक और फिनोमेना काम कर रहा है, और वो फिनोमेना वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस है। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, द आइडिया बिहाइंड द वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस है जो SCID के पीछे काम कर रहा है। उसके मुताबिक ये है कि एक जीन एक एंजाइम बनाता है। वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन एंजाइम, कि एक जीन एक एंजाइम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आइडिया किसने प्रपोज किया था? 1941 में दो साइंटिस्ट ने, एक का नाम था बीटल और दूसरे का नाम था टेटम। बीटल और टेटम ने काम किया न्यूरोस्पोरा पे, जो कि एक ब्रेड मोल्ड का नाम है। किसने काम किया? बीटल एंड टेटम, 1941। और उन्होंने ये मालूम किया कि जो ब्रेड मोल्ड है अगर उसके जीन्स को चेंज कर दिया जाए तो फिर दरअसल उसके अंदर जो है वो प्रोटीन या एंजाइम नहीं बनते। तो आपको फर्स्ट ईयर की थोड़ी सी नॉलेज हो तो आपको शायद पता हो कि जीन जो हैं उसकी वजह से एंजाइम बनते हैं, जीन की वजह से एंजाइम बनते हैं, और जो एंजाइम्स हैं उसकी वजह से फिर रिएक्शंस होते हैं। अगर जीन ना हो तो एंजाइम नहीं बनेंगे, अगर जीन ना हो तो एंजाइम नहीं बनेंगे, या अगर जीन चेंज हो जाए या म्यूटेट हो जाए तब भी वो एंजाइम नहीं बनता। एंजाइम किस चीज़ के बने होते हैं? एंजाइम प्लास्टिक के नहीं बने होते, लोहे के नहीं बने होते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन किस चीज़ की बनी होती है? प्रोटीन अमाइनो एसिड की बनी होती है। अमाइनो एसिड किसकी बनी होती है? अमाइनो एसिड की। राइट या नहीं? तो यहाँ पे दरअसल अगर जीन नहीं होगा तो एंजाइम नहीं होंगे, कोई ना कोई पर्टिकुलर टाइप का अमाइनो एसिड मिस हो जाएगा, कोई पर्टिकुलर टाइप का अमाइनो एसिड मिस हो जाएगा। तो दरअसल न्यूरोस्पोरा में कौन सा अमाइनो एसिड है जो मिस हो जाता है? तो वो दरअसल कहते हैं कि ये एक डायग्राम है जो हमारी बुक में बनी हुई है। दिस इज द डायग्राम। और वो डायग्राम ये बताती है कि वो अमाइनो एसिड जो मिसिंग होता है वो आर्जिनिन है, आर्जिनिन। और आर्जिनिन जो है वो दरअसल कहते हैं उसके लिए एक नहीं बहुत सारे। आपको पता है कि जिस तरीके से ये हाइपोथेसिस है जो एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ फिर भी हम इसको हाइपोथेसिस कहते हैं। तो फर्स्ट ईयर की नॉलेज से बच्चों को ये पता चलता है कि वो चीज़ें जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो जाएं उनको हाइपोथेसिस नहीं कहते, उनको हम हाइपोथेसिस के अगले स्टेप यानी थ्योरी पर ले जाते हैं। ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज़ एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव और दूसरे एक्सपेरिमेंट से डिसप्रूव हो जाए तो वो भी हाइपोथेसिस ही रहता है। अगर वो एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव और दूसरे से डिसप्रूव हो जाए तब भी ऐसा ही होता है। तो दरअसल कहते हैं कि ये किसके पर एक्सपेरिमेंट किया गया? न्यूरोस्पोरा पे। किसने किया? बीडर और टेटम ने। कब किया? 1941 में। क्या प्रपोज किया? वन जीन वन एंजाइम, के एक जीन एक एंजाइम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये देखें ये है क्रोमोसोम दिखाया गया है हमारी ये डायग्राम। ये वो डायग्राम है जो हमारी बुक में चैप्टर नंबर 6 में पेज 155 पर बनी हुई है। ये मैंने खुद से नहीं बनाई है, दिस इज द सेम डायग्राम। और इसमें ये बताया गया है कि ये एक जीन है, अगर ये जीन मिस हो जाए तो फिर ये एंजाइम एच नहीं बनेगा, और अगर एंजाइम एच नहीं हो तो आर्जिनिन नहीं बनता, जो कि एक अमाइनो एसिड का नाम है। और इसी तरीके से अगर ये अमाइनो एसिड नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो फिर दरअसल कहते हैं इसमें नॉर्मल फंक्शन नहीं होगा। आर्जिनिन इस न्यूरोस्पोरा के लिए, जिसको पिंक ब्रेड मोल्ड कहते हैं, उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो है डायग्राम ये दरअसल हमारे बुक में पेज नंबर 13 की है, यानी चैप्टर 1। और उसमें दिखाया गया ऑर्निथीन साइकिल।
ऑर्निथिन साइकिल को हम यूरिया साइकिल भी कहते हैं, जो हमारे लिवर में होता है। और इसी तरीके से इसके दौरान भी अमाइनो एसिड्स का चेंज होता है। ये वही अमाइनो एसिड हैं जिनके नाम है ऑर्निथीन, सिट्रोलिन, आर्जिनिन। ऑर्निथीन, सिट्रोलिन, आर्जिनिन। और इसी तरीके से इस साइकिल का नाम ऑर्निथीन साइकिल इसलिए है कि इसमें जो सबसे पहला अमाइनो एसिड है वो है ऑर्निथीन। ऑर्निथीन सबसे पहले एक दूसरे अमाइनो एसिड सिट्रोलिन में चेंज होता है। सिट्रोलिन एक तीसरे अमाइनो एसिड आर्जिनिन में चेंज होता है। आर्जिनिन जो है वो यूरिया बनाता है और ऑर्निथीन को दोबारा से रिफॉर्म कर लेता है। इसको साइकिल कहते ही इसी वजह से हैं कि ऐसी चीजें जहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट भी वही होता है। यही ऑर्निथीन से स्टार्ट होता है, अगेन ऑर्निथीन ही बनता है। इस न्यूरोस्पोरा में भी एक बात कॉमन है, और वो ये बात ये दिखाई गई है कि देखिए यहाँ पर भी ऑर्निथीन अमाइनो एसिड पहले बनेगा, फिर सिट्रोलिन बनेगा, फिर आर्जिनिन बनेगा। पहले ऑर्निथीन बनेगा, फिर सिट्रोलिन बनेगा, फिर आर्जिनिन बनेगा। तो कहने की बात यह है कि न्यूरोस्पोरा जो कि एक ब्रेड मोल्ड है, उसमें भी आर्जिनिन अमाइनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हम में भी आर्जिनिन अमाइनो एसिड इंपॉर्टेंट है। अगर ऑर्निथीन होगा और आर्जिनिन नहीं होगा, तब भी यूरिया फॉर्म नहीं होगा। यूरिया हमारे लिवर में फॉर्म होता है और किडनी इसको फिल्टर आउट करती है ब्लड से। तो यहाँ पे अगर ये अमाइनो एसिड मिसिंग हो, जिसे हम सिट्रोलिन कहते हैं, या ये अमाइनो एसिड मिसिंग हो जिसको हम आर्जिनिन कहते हैं, तो दरअसल कहते हैं कि ऑर्निथीन ना होने से ये होगा कि ये साइकिल स्टार्ट ही नहीं होगा। ऑर्निथीन अगर नहीं होगा तो ये साइकिल स्टार्ट ही नहीं होगा। अगर सिट्रोलिन नहीं होगा तो इससे फर्दर आगे नहीं चलेगा, यहाँ पर बंद हो जाएगा। आपको शायद पता हो कि ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो क्या करती हैं। एंटीबायोटिक्स यही कर रही होती हैं कि साइकिल को कहीं ना कहीं से ब्रेक कर देती हैं। यहाँ पे साइकिल को तोड़ देंगे, आगे चलेगा ही नहीं। जब आगे चलेगा ही नहीं तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा तो नॉर्मल ग्रोथ नहीं होगी। यहाँ पर भी यही होने जा रहा है कि इसकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए आर्जिनिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर जीन म्यूटेट हो जाए, जैसे अगर ये जीन म्यूटेट हो जाए, जीन चेंज हो जाए किसी वजह से, तो फिर एंजाइम मिस होने लगता है और एंजाइम फाइनली अमाइनो एसिड को मिस करने लगता है। यानी अगर ये जीन नहीं होगा, ये एंजाइम नहीं होगा, एंजाइम नहीं होगा तो ये अमाइनो एसिड नहीं होगा। इस बीमारी का नाम, जिसका नाम है SCID, इसमें भी दरअसल यही सारी स्टोरी है। ये जीन और जीन की वजह से एंजाइम, जीन और जीन की वजह से एंजाइम। कौन सा जीन और कौन सा एंजाइम? तो हम बात करते हैं SCID की। तो दरअसल कहते हैं इसके अंदर SCID बहुत सिंपल सा एक मेथड है। सबसे पहले दरअसल कहते हैं कि जो जीन होते हैं वो बोन मैरो के जीन चेंज किए जाते हैं, इसलिए कि जो फॉल्ट है वो दरअसल बोन मैरो का है। बोन मैरो का क्या फॉल्ट है? असल में यहाँ पे इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए WBC की दो टाइप काम करती हैं। शायद आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि इम्यूनिटी के लिए WBC के दो इम्पॉर्टेंट टाइप कौन से हैं। एक को कहते हैं T सेल और दूसरे को कहते हैं B सेल। टी सेल वो होते हैं जो थाइमस में जाकर मिच्योर होते हैं, और बी सेल वो होते हैं जो बोन मैरो में जाकर मिच्योर होते हैं। थाइमस यहाँ पर हमारा एक ग्लैंड होता है, यहाँ पर ये ब्रेस्ट बोन के पास, इसको कहते हैं थाइमस। तो थाइमस में जाकर जो हैं वो ये मिच्योर होते हैं, और दरअसल कहते हैं इन्हीं की वजह से इम्यूनिटी होती है। बी सेल और टी सेल में ये फर्क है कि इसका नाम बी इसलिए कि ये बोन मैरो में जाकर मिच्योर होता है, इसका नाम टी सेल इसलिए कि ये थाइमस में जाकर मिच्योर होता है। इनमें दरअसल कहते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये कि बी सेल जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाकर किल करता है। बी जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाकर किल करता है। जो टी है वो एंटीबॉडीज़ नहीं, वो डायरेक्ट किलिंग करता है। जिस तरीके से जैसे आपने सुना होगा कि सुसाइडल अटैक होते हैं, सुसाइडल अटैक। सुसाइडल अटैक क्या होते हैं कि जिसमें जो सुसाइडर होता है वो खुद भी मर जाता है और दूसरे को भी मार देता है। टी सेल भी ऐसे ही करते हैं, खुद भी मर जाते हैं और जर्म्स को भी मार देते हैं। तो यहाँ पे SCID में है इम्यूनिटी कम हो जाती है। किसकी वजह से? ये फॉल्ट है हमारा